हेलो गाइस, एक बार फिर से ब्लड लाइन ऑफ द डिवाइन ड्रैगन के एपिसोड 7 में आप सभी का वेलकम। आपको वीडियो पसंद आती है तो सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा। एपिसोड की शुरुआत में जैसे उस लड़के ने इस बारे में बोला था, तभी गु चेंग ने उसके चेहरे के ऊपर धड़ाम से अपनी तलवार के म्यान से अटैक कर देता है और ऐसा होने के साथ में वो लौंडा बकचोदी करने के बाद सीधे जमीन पे गिर रहा था, जिसको देखते हुए गु चेंग कहता है, यहाँ पर चैलेंज देने वाले बहुत सारे लोग हैं, 1 घंटे पर अपनी जगह पर बने रहना कुदाल चलाने से भी ज्यादा कठिन होगा। और फिर हमारा सीन शिफ्ट होके 1 घंटे बाद दिखाते हैं, जहाँ पर गु चेंग के हाल बहुत ज्यादा बुरे हो चुके थे। वो किसी तरीके से अपनी चट्टान को सेव करने में कामयाब हो गया था और जब चट्टान के नीचे देखता है तो वहाँ पे बहुत ढेर सारे लोग गिरे पड़े थे और उसको देखते हुए मन में कहता है, मैंने 1 घंटे में 9 लोगों से लड़ाई करी है। मैं ऐसा कह सकता हूँ कि मैंने बहुत बढ़िया काम किया और मुझे आश्चर्य है कि हाओ लुओ के लिए ये कैसा रहा होगा। और जब दोस्तों वो बगल में देखता है तो उसके पसीने छूट गए थे। वो शॉक्ड हो जाता है क्योंकि जहाँ इसने 9 लौंडों को मारने में अपने पसीने छोड़ दिए थे, वहीं अपने लौंडे लू हाओ ने सभी को नीचे गिराते हुए एक छोटा सा पहाड़ बना लिया था। फिर गु चेंग से कहता है, जब इन सभी लोगों को एहसास हुआ कि मैं QI कंडेंसेशन के लेवल 2 पर हूँ तो ये सारे के सारे मेरे पीछे दौड़ पड़े, लेकिन इन हूतियों को कहा मालूम मेरी बॉडी फौलाद से बनी हुई है। खैर, अब जो कुछ भी हुआ मैं यहाँ पर और धक्का मुक्की नहीं करने वाला हूँ और वैसे भी मैंने 50,000 चैलेंजर को सबसे पहले नीचे गिराया है। गु चेंग जब लू हाओ की तरफ देखता है तो वहाँ पे हैरान होकर मन में कहता है, अरे बाप रे, मैंने तो बस 10 से भी कम लोगों को नीचे गिराया, जबकि हाओ लू ने दर्जनों से भी ज्यादा लोगों को नीचे पटक दिया। जब वो लोग इस सब चीजों के बारे में बातचीत कर रहे थे तभी एल्डर वहाँ पे आके कहते हैं, तो इस राउंड का समय पूरा होता है। आखिरी 1000 बचे डिसाइपल्स अब अगले राउंड के लिए आगे बढ़ेंगे, होने वाला है आग से भरा हुआ। और इस राउंड में 500 कॉम्पिटिटर को हारने के बाद 500 कॉम्पिटिटर आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट राउंड के लिए। और जैसे उन्होंने इस बारे में बोला था तो जिस चट्टान के ऊपर गु चेंग खड़ा हुआ था, अचानक से उसके नीचे बहुत सारा हाई पावर की हीट ऊपर की तरफ आने लगी थी, जिसको फील करते हुए गु चेंग वहाँ पे हैरान होके कहता है, अरे बाप रे, ये जगह तो गर्मी से उबल रही है। और दूसरे जो कॉम्पिटिटर थे उनकी तो हालत बहुत ज्यादा खराब हो गई थी, वो खड़े तक नहीं हो पाते गर्म के कारण। वो सभी वहाँ पर गहरी गहरी सांसें भर रहे थे। और तो और दोस्तों, कुछ तो वहाँ पे इतने ज्यादा कमजोर थे कि वो सीधे अपनी चट्टान से धड़ाम से नीचे की तरफ गिर गए थे। इस चीज को होते हुए देखकर गु चेंग अपने आप को संभालते हुए कहता है, मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मैं पिघल रहा हूँ। अगर मैं QI कंडेंसेशन के 3rd लेवल पर नहीं होता तो अब तक मैं यहाँ पर खत्म हो जाता, लेकिन हाओ लू तो केवल लेवल 2 पर है। मैं उम्मीद करता हूँ कि वो कभी हार नहीं मानेगा। तुम ऐसा कर सकते हो हाओ लू। और दोस्तों, मैं आप लोग को बता दूं, अपने सेट से बचने के लिए उसने अपना नाम को उल्टा कर दिया है, लेकिन जैसे ही गु चेंग बगल में अपने हीरो को देखता है तो वहाँ पे एकदम शॉक्ड हो गया था, क्योंकि दोस्तों उसको गर्मी का घंटा कोई फर्क नहीं पड़ता। वो तो वहाँ पर जमाई ले रहा था। इस चीज को देखकर गु चेंग हैरान होते हुए मन में कहता है, अरे रुको, क्या इतनी भयानक गर्म में भी उसको वहाँ पे नींद आ रही है और इस तरह की गर्मी में उसे परेशानी नहीं हो रही है। और इसी के साथ हमारा सीन शिफ्ट होके आधे घंटे बाद दिखाते हैं, जहाँ पर वही एल्डर चिल्लाते हुए कहते हैं, तो फिर ठीक है लौंडो बच्चों, 500 कॉम्पिटिटर इस चट्टान के ऊपर से गिर पड़े हैं। जो आखिरी 500 कॉम्पिटिटर बचे हैं, तुम सभी लोगों को बहुत ज्यादा बधाई हो, क्योंकि आज से तुम सभी हमारे मिस्टिक स्वॉर्ड सेट के ऑफिशियली डिसाइपल बन चुके हो। जब वो इस तरह से बोल लेते तभी अपना हीरो वहाँ पे सोने के बाद जमाई लेते हुए कहता है, क्या खत्म हो गया क्या राउंड? और वहाँ पे अपना हीरो आगे बताता है, वैसे ये राउंड इतने आसान नहीं थे, लेकिन मेरी छिपी हुई मरीडियंस और 9 सर्कल गोल्डन ड्रैगन टेक्निक ने मेरी बहुत मदद करी और मैं तो इस चीज पे भरोसा ही नहीं कर पा रहा हूँ कि आज मैं मिस्टिक स्वॉर्ड सेट का एक डिसाइपल बन चुका हूँ। लू हाओ के ऐसा कहने के साथ में जो मिस्टिक स्वॉर्ड सेट के उड़ने वाले जहाज आए थे वो वापस अपने स्वॉर्ड सेट की तरफ आगे की तरफ निकलने लगते हैं। और ऐसा होते हुए देखकर लू हाओ वहाँ पे खुश होते हुए कहता है, अरे वाह, वो देखो, हम तो यहाँ पहुँच गए। और दोस्तों, जब सामने का सीन आता है तो सच में बहुत ज्यादा सुंदर था, क्योंकि वहाँ पर बहुत ऊंचे ऊंचे पहाड़ और ऊपर आसमान में सिर्फ बादल ही बादल थे। फिर इसी के साथ हमारा सीन शिफ्ट हो जाता है और उन सारे डिसाइपल्स को उनकी जगह दिखाते हुए कोई कहता है, इंटरनल डिवीजन में आने के लिए एक्सेप्ट कर लिया है, तो आज से तुम सभी यहीं रहोगे। और ये जगह इस सेट का इंटरनल डिवीजन था। हालांकि ऐसा करना तुम सभी के लिए बहुत ज्यादा कठिन रहा होगा, लेकिन तुम्हें कभी भी हार नहीं माननी है। और हाँ, एक और बात, इनर और आउटर डिसाइपल का असेसमेंट हर 3 महीने में होगा, इसीलिए बहुत हार्ड प्रैक्टिस करो। अगर तुम लोग इस ट्रेनिंग को पास कर लेते हो तो आपके पास बहुत अच्छा मौका है।
उन एल्डर की बात सुनकर लू हाओ अपने मन में कहता है, अच्छा तो ये इंटरनल डिवीजन है। आउटर डिसाइपल और इनर डिसाइपल होने के बीच में बहुत बड़ा गैप है, क्योंकि आउटर डिसाइपल को खुद ही अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए छोड़ दिया जाता है, जबकि इनर डिसाइपल्स को बेस्ट गाइडेंस मिलती है। साथ ही उनके पास सभी प्रकार की पिल्स, एलेक्सर और मैजिक टूल्स भी होते हैं। ये सारी चीजें हमारे लेवल को हाई करने के लिए बहुत अच्छी रिसोर्स हैं। मैं इस टेस्ट को पास कर लूंगा या कोशिश करते हुए मर जाऊंगा। 7 मेरिडियंस ओपन होने के कारण गु चैंग को इनर डिवीजन में एक अच्छी जगह मिल गई है और अब मुझे आगे बढ़ने के लिए बहुत कठिन मेहनत करनी होगी। और उसके ऐसा कहने के साथ में हमारा सीन शिफ्ट हो जाता है। और दोस्तों मेरा गला थोड़ा बैठा हुआ है तो प्लीज थोड़ा सा एडजस्ट कर लीजिएगा। पवेलियन हॉल से अपने हीरो हाओ लू को एक छोटी बोतल मिलती है जिसमें कि QI कंडेंसेशन पिल थी अपने लेवल को हाई करने के लिए। और वो देखो, वो रहा मेरा क्वार्टर जहाँ पे मैं रहूंगा। और इसी के साथ वो वहाँ पे गेट को धक्का देके अंदर की तरफ जाते हुए कहता है, हेलो मेरे दोस्त, मेरा नाम हाओ लू है और मुझे लगता है कि तुम मेरे रूममेट हो। आपसे मिलके बहुत अच्छा लगा। उसकी आवाज अचानक से सुन के जो उसका रूममेट था वहाँ पे हैरान हो गया था, डर जाता है। हेलो गाइस, आपको मेरा वीडियो एक्सप्लेनेशन पसंद आया है तो प्लीज मेरा सपोर्ट करिएगा। एक लाइक सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलें। एपिसोड 8 की स्टार्टिंग में हमको दिखाया जाता है वो लड़का अपने हीरो की आवाज सुन के घबराते हुए कहता है, मैं तुमको नहीं जानता, तुम कौन हो? और बेहतर यही होगा कि तुम अपने हाथ मेरी पिल से दूर रखो। अपने रूममेट के ऐसे हाल और उसको इतना घबराते हुए देखकर लू हाओ वहाँ पे शॉक्ड होते हुए मन में कहता है, क्या इस तरह की सोच तो मेरे मन में कभी नहीं आई। आखिर इस लौंडे की प्रॉब्लम क्या है? फिर हमारा सीन शिफ्ट होके अगले दिन का दिखाते हैं जहाँ पर कोई बुरी तरह से एक लड़की के साथ में लड़ रहा था और तभी उस आवाज को सुन के अपना हीरो सो नहीं पाता, जहाँ पर कोई गुस्साते हुए कहता है, हे ये मुझे दे दो, ज्यादा कंजूस मत बनो। और उस आवाज को सुन के अपना हीरो गुस्साते हुए अपने रूम से बाहर निकल के कहता है, अबे यार आखिर यहाँ पर इतना शोर क्यों हो रहा है? अभी तो सुबह की बस शुरुआत हुई है। जब वो आगे की तरफ देखता है तो वहाँ पे बहुत ढेर सारे डिसाइपल्स भीड़ लगा के खड़े थे, जिस चीज को होते हुए देखकर अपना हीरो कहता है, हे आखिर वहाँ पर क्या हो रहा है? और उसकी बात सुनकर एक लौंडा उसको बताता है सभी न्यू डिसाइपल्स का स्वागत करने के लिए जो कल उनको QI कंडेंसेशन पिल्स मिली थी। और हमेशा की तरह ये लड़का वू नैंग इस जगह पर न्यू डिसाइपल से उपहार लेने आया है। इस बात को सुन के अपना हीरो शॉक्ड होते हुए कहता है, क्या ये क्या बोल रहे हो? हाँ मेरे दोस्त, वू नैंग एक्सटर्नल डिवीजन में सबसे ज्यादा पावरफुल इंसान है और वो ऐसा हर साल करता है। उसने हम सभी की पिल्स को ले लिया है और वो देखो वहाँ पे एक लौंडे को वो बुरी तरह पेल रहा है क्योंकि वो अपनी पिल वू नैंग को नहीं देना चाहता है। दूसरे साइड वू नैंग वहाँ पे उस लड़के को बुरी तरह मारते हुए कहता है, अबे तू हार मान भी ले, जल्दी कर, मुझे अपनी पिल दे दे। और जब अपना हीरो सामने की तरफ देखता है तो वहाँ पे कोई और नहीं उसी का रूममेट था जिसको वू नैंग बुरी तरह से पेल रहा था, मार रहा था। दूसरे साइड में उसका रूममेट वहाँ पे मार खाने के बाद बहुत सारा घबराते हुए कांपते हुए कहता है, मुझे मारना बंद करो, लो इसे ले लो। वू नैंग उसकी बात सुन के कहता है, अरे यार मैंने तो पहले ही तुझसे कहा था, तूने ही मुझे ऐसा करने के लिए मजबूर कर दिया। और जैसे ही वो आगे बढ़ने वाला था तभी अपना हीरो वू नैंग के पीछे आकर उससे कहता है, हे वू नैंग, वो मेरा रूममेट है और मुझे सच में नहीं लगता कि तुम्हें नौसिखिए डिसाइपल से उनकी QI कंडेंसेशन पिल्स को इस तरह लूटना चाहिए। अपने हीरो का इस तरह से कंधे पे हाथ देखकर वू नैंग को कुछ समझ में नहीं आता कि आखिर ये कौन है, जिस कारण से कि वो उसके हाथ को झटकते हुए चिल्ला के कहता है, तुम बेकार कचड़े इंसान, तुम भाड़ में जाओ, क्योंकि ताकतवर कमजोरों को खा जाता है। हम लोग यहाँ पर इसी तरह काम करते हैं और तुम क्या यहाँ पर हीरो बनना चाहते हो और अपने रूममेट के लिए लड़ोगे? उसकी बात सुन के लू हाओ अपने हाथों की हड्डी को चिटकाते हुए कहता है, ओफो, तो यहाँ मारने और चोट पहुँचाने की परमिशन है, ये तो बढ़िया है। वू नैंग उसकी बात सुन के उसके मजाक उड़ाते हुए कहता है, हाँ और तुमको आज इससे बहुत परेशानी होगी। जैसे वू नैंग ने इस बारे में बोला था तभी अचानक से लू हाओ उसके बहुत जरा क्लोज आके जिस तरह से कपड़ों को मोड़ के निचोड़ा जाता है उसी तरह से अपने हीरो ने वू नैंग के हाथ को पकड़ के वहाँ पे मोड़ दिया था। और ऐसा होने के कारण वो बुरी तरह चिल्लाने लगता है। जब दूसरे डिसाइपल ऐसा होते हुए देखते हैं तो उनकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं और घबराते हुए कहते हैं, हे भगवान, वो देखो उस न्यू डिसाइपल ने वू नैंग के ऊपर अटैक कर दिया। हाँ तुम सही कह रहे हो, उसके पास कुछ बढ़िया स्किल है। दूसरे साइड में वू नैंग के साथी जब अपने हीरो को ऐसा करते हुए देखते हैं तो वहाँ पे एक लड़का चिल्ला के कहता है, तुम बकवास कचड़े इंसान, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई वू नैंग के ऊपर इस तरह से हमला करने की?
अपना हीरो उसकी बात सुन के स्माइल करते हुए कहता है, अच्छा ऐसी बात है, लेकिन अभी थोड़ी देर पहले तुम ही लोगों ने कहा था कि यहाँ पर मारपीट करने की परमिशन है, तो अब क्या हुआ? मैंने तो यहाँ पर कुछ भी गलत नहीं किया। अपने हीरो की बात सुनकर वो लड़का बहुत ज्यादा गुस्साते हुए चिल्ला के कहता है, तुम कुतिया के पिल्ले, मैं तुम्हें कीड़े की तरह मसल डालूंगा, और तुरंत उसके ऊपर अटैक करने के लिए भागकर आगे की तरफ बढ़ने लगता है। जब दूसरे डिसाइपल ऐसा होते हुए देखते हैं तो घबराते हुए चिल्ला के कहते हैं, अरे नहीं, वो नंग तो QI कंडेंसेशन के 5th लेवल पर है। हाँ यार, तुम सही कह रहे हो। एक बार ऐसे ही एक लड़के ने वो नंग के साथ में बदतमीजी करी थी और वो नंग ने उसको मार मार के अपाहिज बना दिया था। मुझे ऐसा लगता है जैसे इस नए लौंडे का गेम खत्म हो गया। लेकिन दूसरी तरफ अपने हीरो लू हाओ को दिखाते हैं, जो कि उसके अटैक को आते हुए देखकर वहां पर हंसते हुए कहता है, चलो ठीक है, और साथ ही अपनी फिस्ट में भी एनर्जी को गैदर करते हुए कहता है, ड्रैगन फिस्ट। और जैसे ही वहां पर उन दोनों की स्पिरिचुअल एनर्जी का फिस्ट आपस में टकराता है तो वहां पर इम्पैक्ट रिलीज होता है। लेकिन थोड़ी देर बाद जो अपने हीरो का फिस्ट था, ड्रैगन फिस्ट, वहां पर इतना ज्यादा पावरफुल था जिस कारण से कि दूसरा लौंडा वहां पे लुढ़कता हुआ पीछे की तरफ जा रहा था और वो बुरी तरह घायल हो गया था। उसकी स्पीड इतनी तेज थी कि गोली की तरह धड़ाम से जाकर पीछे की दीवार में जाकर टकराता है, और ऐसा होने के साथ में ही वहां पर पूरी दीवार टूट फूट के गिर गई थी। और उसके साथ ही भाग कर आते हुए कहते हैं, वू नेंग, क्या तुम ठीक हो? दूसरे साइड में हमें वू नेंग को दिखाते हैं, जिसकी हाल बहुत ज्यादा खराब हो गए थे। वो घायल हो गया था और वहां पे वो गुस्साते हुए मन में कहता है, इस साले हरामखोर ने मेरे हाथ को तोड़ दिया। उसने ऐसा कैसे किया? मुझे इतना दर्द हो रहा है जैसे चाकू से काटा गया हो। फिर वहां पे अपने आप को संभालते हुए वू नेंग चिल्ला के कहता है, हे लौंडे, तूने मेरे हाथ को तोड़ दिया। तुम सभी जाओ और मिल के अटैक करो। मैं चाहता हूँ कि उसकी बॉडी के एक एक अंग को तोड़ दिया जाए। अपने बॉस की बात सुनने के बाद उसके साथी तुरंत अपने लू हाओ के ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ गए थे। लेकिन जैसे एक लड़का उसके ऊपर घूंसा मारने वाला था, लू हाओ भी वहां पर झुककर उसके ऊपर अपने फिस्ट से अटैक करते हुए कहता है, लगता है तुम लोग सच में मुझे यहाँ पर तंग करना चाहते हो, लेकिन ऐसा करने के लिए तुम सारे के सारे बहुत ज्यादा कमजोर हो। और इस बात को कहते हुए वहां पर लू हाओ ने अपने फिर से ड्रैगन फिस्ट को उन तीनों के ऊपर रिलीज कर दिया था, अटैक कर दिया था, और उसके इम्पैक्ट के कारण वो लोग भी उड़ते हुए पीछे की तरफ जा रहे थे। हेलो गाइस, आपको मेरा वीडियो एक्सप्लेनेशन पसंद आ रहा है तो प्लीज मेरा सपोर्ट करें। एक लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। एपिसोड 9 की स्टार्टिंग में हमको दिखाया जाता है अपने हीरो लू हाओ के एक अटैक के कारण जो तीनों लोग उसके ऊपर अटैक करने आए थे वो उड़ते हुए पीछे जाके धड़ाम से दीवार में जाके गिरते हैं। और ऐसा होते हुए देखकर वू नेंग वहाँ पे घबराते हुए मन में कहता है, अरे बाप रे, आखिर ये लड़का कितना ज्यादा पावरफुल है। दूसरे साइड में लू हाओ उनकी तरफ आगे बढ़ते हुए कहता है, वैसे यहाँ के डिसाइपल्स ने बताया कि तुम सभी लोगों ने न्यू डिसाइपल्स के पिल्स को छीन लिया है। वू नेंग उसको अपनी तरफ आते हुए देखकर घबराते हुए कहता है, अरे आखिर तुम चाहते क्या हो? लू हाओ उसकी तरफ घूर के गुस्से में देखते हुए कहता है, मैं ये चाहता हूँ कि तुम सभी लोगों की पिल्स को उन्हें वापस दे दो, और साथ ही मुझे तुम्हारी पिल्स भी चाहिए। वू नेंग उसकी बात सुनकर बहुत सारा घबराते हुए कहता है, तुम मेरी QI कंडेंसेशन पिल चाहते हो? लेकिन जैसे वो आगे की तरफ बढ़ने की कोशिश कर रहा था तभी अचानक से वो डिसबैलेंस होते हुए धड़ाम से नीचे गिर जाता है। और ऐसा होते हुए देखकर अपना हीरो उससे कहता है, जैसे तुम्हारी इच्छा, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि अभी तुम्हारे लिए ये करना सही नहीं होगा। लेकिन अब मैं क्या कर सकता हूँ जब तुम ही ऐसा चाहते हो। और इस बात को कहते हुए वो वहाँ पे जंप लगाकर फिर से एक अटैक करने के लिए आगे बढ़ गया था, और आगे बढ़ने के साथ में ही उसकी पीठ के ऊपर एक जोर से अटैक करते हुए कहता है, जल्दी से मेरी सारी बात मान जाओ वरना मैं तुम्हारी पैर की हड्डी को यहाँ पर तोड़ दूंगा। और दोस्तों, जब वो ऐसा कर रहा था तो वहाँ पे हल्का हल्का क्रैक करने की आवाज आने लगती है। फिर अपना हीरो गुस्साते हुए उससे कहता है, मैं फिर कहता हूँ वो पिल्स मुझे दे दो वरना इस बार मैं तेरे दूसरे पैर की हड्डी को तोड़ दूंगा। तुमने ही तो कहा था हम लोग काम ऐसे ही करते हैं, क्यों? सही है ना? लू हाओ की बात सुनकर वू नेंग वहाँ पे बुरी तरह गुस्सा रहा था और फिर अपनी जेब से पिल्स को निकालते हुए कहता है, अच्छा ठीक है, मेरे पास जो भी पिल्स हैं उसकी आधी पिल्स मैं तुम्हें दे दूंगा। जैसे ही वू नेंग ने इस चीज के लिए बोला था और अपने हीरो से दिमाग लगाने की कोशिश करी थी, तभी वहां पे वो अपने पैरों से दबाते हुए उसके दूसरे पैर को तोड़ देता है, क्रैक कर देता है। और ऐसा होने के साथ में ही उसके वहां पे दोस्तों बिल्कुल प्राण आधे लटक गए थे, जैसा कि आप उसके फेस पे देख सकते हैं। और फिर वहां पर अपना हीरो गुस्साते हुए कहता है, आखिर तू किस तरह का बकवास इंसान है? मैंने कहा वो सारी पिल्स मुझे दे दो। और दूसरे साइड में वू नेंग वहां पर बुरी तरह छटपटा रहा था।
वूनैंग की ऐसी हरकत के कारण लू हाओ वहाँ पे गुस्से में उसकी तरफ घूर के देख के कहता है, हाँ लेकिन आधा, क्या तुमको ऐसा लगता है कि तुम्हारी इस तरह की सिचुएशन इस लायक है कि तुम मेरे साथ में नेगोशिएट कर सको? खैर मुझे खेद है कि तुमने आज बहुत गलत जगह पंगा ले लिया। और इस बात को कहते हुए जैसे उसकी कमर के ऊपर वो पैर रखने वाला था, वूनैंग वहाँ पे घबराते हुए चिल्ला के कहता है, मुझे माफ कर दो, ये लो सारी पिल तुम रख लो। लू हाओ वहाँ पे पिल्स के बैग को लेते हुए हंस के कहता है, और हाँ मेरी चारों हड्डियों को तोड़ने की धमकी देने के लिए तुम अपने ऊपर दोष देना। अगर तुम पहले कुछ अच्छा कहते तो आज तुम्हारे साथ ऐसा नहीं होता। और दूसरे साइड जो वूनैंग था वहाँ पे दर्द गुस्साते हुए मन में कहता है, अरे यार आखिर ये किस तरह के माँ का पकौड़ा है, और इसने मेरे हाथ पैरों को तोड़ दिया है, और इस मादर ठोक ने मुझे अपना दुश्मन बना लिया है। और इसी के साथ हमारा सीन शिफ्ट हो जाता है और हमको उस जगह पे दिखाते हैं जहाँ पर सारे लोग शॉक्ड होते हुए कहते हैं, मुझे तो भरोसा ही नहीं हो रहा कि तुमने हम सभी की पिल को वापस कर दिया। अपने हीरो के ऐसे काम को देखकर सभी लोग उसको ग्रीट करते हुए और चीयर करते हुए कहते हैं, हाउ लू तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, हम सभी पर तुम्हारा बहुत बड़ा कर्जा हो गया है। लू भी वहाँ पर उनको ग्रीट करते हुए कहता है, अरे नहीं नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, तुम सबका भी शुक्रिया, मैं भी आप ही लोग का साथी हूँ, तो हम सभी को एक दूसरे की मदद करनी चाहिए। जब वो लोग ऐसी बातें कर रहे थे, दूसरे साइड में हमको उसके रूममेट को दिखाते हैं जो कि वूनैंग की तरफ देखते हुए मन में कहता है, हाँ लू और मैं दोनों ही नए आए हैं, फिर भी वो आज इन बदमाशों के आगे खड़ा है, जबकि मैं यहाँ पर मार खाया। मैं भी यहाँ पर लड़ना सीखना चाहता हूँ ताकि एक दिन अन्याय के खिलाफ खड़ा हो सकूं और अपने परिवार को प्रोटेक्ट कर सकूं। मुझे भी यहाँ पर सख्त लौंडा बनना होगा, मैं लू हाओ जैसा बनना चाहता हूँ। और इस बात को सोचने के बाद वहाँ पे वो अपने हीरो के आगे ग्रीट करते हुए कहता है, हाउ लू तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, मेरा नाम जिमो है, कल के व्यवहार के लिए मुझे माफ कर देना। वो बात ये है मैं बहुत गरीब परिवार से आया हूँ और QI कंडेंसेशन की पिल मेरे लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, मुझे लगा था कि आप वो मुझसे वहाँ पे लेने जा रहे हैं। जिमो की बात सुन के अपना हीरो वहाँ पे समझाते हुए कहता है, अरे यार तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है, अब से हम लोग दोस्त हैं, एक दूसरे की मदद करेंगे। और इसी के साथ हमारा सीन शिफ्ट हो जाता है और हमको इंटरनल डिवीजन का इन्फोर्समेंट हॉल दिखाते हैं जहाँ पर कोई कहता है, हुआंग होंग मैं तुमको बता रहा हूँ वो नया लौंडा हाउ लू बहुत ज्यादा घमंडी है। कुल मिला के दोस्तों ये चारों यहाँ पे पेले जाने के बाद में अपने हीरो के लिए फील्डिंग लगवाने आए थे। अब वूनैंग तो बिल्कुल द मम्मी रिटर्न बना हुआ है और तब भी अपनी हरकतों से बाज नहीं आता। और वहाँ पे आगे कहता है, देखो उसने मेरे साथ में क्या किया, इसीलिए मैं न्याय मांगने के लिए आपके पास आया हूँ। फिर हमें हुआंग होंग के बारे में बताया जाता है, ये इनर डिसाइपल है और साथ ही इन्फोर्समेंट हॉल का मेंबर भी है। वूनैंग की बात सुनकर वो हंसते हुए कहता है, अबे ये क्या, तुम्हें तो उसने धोबी घाट के कपड़ों की तरीके धो डाला है, और वो भी सिर्फ नए लोगों के पिल्स के रखने के लिए। और मुझे तो ऐसा लगता है तुम पूरी तरह बेकार हो चुके हो। लेकिन बात ये है तुम भी एक इनर डिसाइपल हो और किसी नए लौंडे ने तुम्हें इतनी बुरी तरीके पेल दिया, ये मुझे बुरा लगा। खैर तुम लोग धैर्य रखो, उस लौंडे का 1 महीने के अंदर ही फील्ड पे जब हम लोग जाएंगे तो गेम खत्म कर दिया जाएगा, और इस चीज को खुद पक्का करने के लिए मैं वहाँ पर मौजूद रहूंगा। इस नवे चौधे हाउ लू को मैं खुद पेल दूंगा। हुआंग होंग की बात सुनकर वो लोग बहुत ज्यादा खुश होते हुए कहते हैं, अरे वाह तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया हुआंग होंग, तुम तो बहुत कमाल के हो, मस्त हो। और इसी के साथ हमारा सीन शिफ्ट होता है और हमें 1 महीने बाद दिखाते हैं जहाँ पर अपना हीरो जंगल में बैठ के कल्टीवेट करते हुए मन में कहता है, कल के दिन ट्रायल होने वाला है, केवल वो लोग जो इस टेस्ट को पास कर सकते हैं इंटरनल डिवीजन के असेसमेंट में भाग ले रहे हैं। और मुझे तो वूनैंग को उसकी पिल के लिए धन्यवाद करना चाहिए, जिस कारण से कि मैं QI कंडेंसेशन के लेवल 3 पर पहुंचा और साथ ही अपनी 4 रेगुलर मेरिडियंस को भी रिस्टोर किया। तो चलो ठीक है, मुझे अपनी बढ़ी हुई ताकत को आजमा लेना चाहिए। 1 महीने पहले मैं अपनी पूरी ताकत लगाए बिना बड़ी चट्टान को तोड़ नहीं सकता था, तो चलो देखते हैं कि अब कैसा है। और इस बात को कहते हुए वो अपने फिस्ट में अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी को गैदर कर लेता है। हेलो गाइस, आपको मेरी वीडियो एक्सप्लेनेशन पसंद आई है तो सब्सक्राइब लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। एपिसोड 10 की स्टार्टिंग में हमको दिखाया जाता है जैसे अपना हीरो अपनी फिस्ट में एनर्जी गैदर करते हुए उस चट्टान के ऊपर घूंसा मारता है तो उस चट्टान के अंदर बहुत ढेर सारे क्रैक पड़ गए थे और अगले ही पल वो चट्टान छोटे छोटे टुकड़ों में बिखरते हुए वहाँ से गायब हो गई थी। इस चीज को होते हुए देखकर अपना हीरो मन में कहता है, अरे वाह यार, यहाँ तो मैंने सिर्फ अपनी पावर का 50% ही लगाया था और 1 महीने में मैं पहले से 2 गुना ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो गया हूँ। इसका मतलब ये हुआ कि मेरा ड्रैगन फिस्ट अब एनर्जी को खत्म नहीं करेगा और साथ ही इनर डिसाइपल के असेसमेंट में एंटर करने लायक होने से मैं बहुत ज्यादा ताकतवर हूँ।
फिर हमारा सीन शिफ्ट होके अगले दिन पे आ जाता है, जहाँ पर ट्रायल होने के लिए अपने हीरो का नाम बुलाता है कोई। हाउलू, आखिर हाउलू कहाँ पर है, जल्दी से यहाँ पर आ जाओ। उसकी आवाज सुन के अपना हीरो वहाँ पे आ गया था। उनको देखते हुए अपना हीरो हैरान हो जाता है कि आखिर ये कौन है यार, जिसको देखते हुए वो कहता है, अरे यार हम हर जगह पर तुम्हारी तलाश कर रहे हैं। फिर वहाँ पे वो अपने बारे में बताता है, मैं हुआंग होंग हूँ, टीम लीडर। मेरा काम तुम लोगों को टेस्ट के दौरान प्रोटेक्ट करके रखना है। अगर तुम जिंदा रहना चाहते हो तो तुम्हें मेरे ऑर्डर्स को मानना होगा। वांग होंग की बात सुनकर अपना हीरो कहता है, हाँ ठीक है, मैं आपकी बात मानूंगा। और साथ ही वो शक करते हुए कहता है, ये लोग बहुत फ्रेंडली नहीं हैं, तो आखिर वो मुझे यहाँ पर क्यों ढूंढ रहे थे। उन लोगों को सफर करते हुए एक दिन बीत जाता है, जहाँ पर कोई कहता है, सभी लोग ध्यान से सुनो, इस ट्रायल की जगह में याओगोंग ठीक आपके बाहर होगा और ये जगह तुम जैसे नए लोगों के लिए बहुत ज्यादा खतरनाक है। और अब तुम लोग का काम है 5 टियर बीस्ट के क्रिस्टल कोर को इकट्ठा करना। जो लोग मिशन पूरा करेंगे वो इनर डिसाइपल के एंट्रेंस के लिए असेसमेंट को पूरा करेंगे। और हाँ, मेरी बात बहुत ध्यान से कान खोल के सुनो, जिसके लिए तुम्हारे पास केवल 5 दिन है। 5 दिन में शाम 5 बजे आज वापस चला जाएगा, ये अपने दिमाग में बैठा लो। जब सभी लोग वहाँ से निकलने वाले थे, तभी हुआंग होंग वहाँ पे आकर अपने हीरो से कहता है, हाउलू, हम अलग हो जाएंगे और बाद में बीस्ट के कोर की तलाश करेंगे। हम लोगों में सबसे कमजोर तुम हो, जिस कारण से कि तुम हुआंग ली के साथ में रहोगे। उसकी बात सुनकर अपना हीरो कहता है, हाँ ठीक है हुआंग, मैं समझ गया। दूसरे साइड में हुआंग ली उससे कहता है, कहीं तुम पीछे मत छोड़ जाना लौंडे। उनके ऐसे बिहेव को देखकर अपना हीरो मन में कहता है, याओगोंग एक ऐसी जगह है जहाँ हर कोने पर खतरे का भंडार है। बाकी सभी ग्रुप जब आगे बढ़ रहे हैं तो फिर ये मुझे अलग क्यों ले जा रहे हैं। मैंने सुना है वूनैंग इतना बदमाश इसलिए है क्योंकि उनके पीछे कुछ लोग हैं। क्या ये लोग उसके साथी हो सकते हैं। और इसी के साथ हमें कुछ समय बाद दिखाते हैं याओगोंग एरिया का आउटर साइड, जहाँ पर अपना हीरो उनकी तरफ देखते हुए मन में कहता है, बीस्ट कोर को ढूंढने की तलाश करने के बजाय वे लोग मुझे इस एरिया की सेंटर की ओर ले जा रहे हैं। अच्छा हुआ मैंने आने से पहले कुछ होमवर्क कर लिया था। ये जगह हाई टियर बीस्ट से भरी हुई है। इन 20 टियरों को 10 अलग अलग रैंक में बांटा गया है, जिसमें से फर्स्ट टियर के बीस्ट बॉडी रिफाइनमेंट लेवल के होते हैं, सेकंड टियर के क्यूआई कंडेंसेशन के, और टियर 10 का बीस्ट मार्शल आर्ट गॉड कल्टीवेटर के बराबर है। हम डंस कास्टल के आसपास रहने वाले टियर 1 से 3 बीस्ट को संभाल सकते हैं, लेकिन जोन के सेंटर में छिपे हुए बीस्ट ज्यादातर टियर 4 से 6 के हैं और उसके और ज्यादा अंदर टियर 7 से 10। यहाँ तक कि ट्रू क्यूआई प्रैक्टिशनर भी इतने ताकतवर बीस्ट को संभाल नहीं सकता। और इस बात को सोचते हुए वो हुआंग से कहता है, हे हुआंग, हुआंग ली, आगे तो बहुत खतरनाक बीस्ट है। यहाँ तक कि एक ट्रू क्यूआई प्रैक्टिशनर भी उन्हें आसानी से संभाल नहीं पाएगा, तो हमें इतने अंदर नहीं जाना चाहिए। अपने हीरो की बात सुन के वो दोनों कृपी स्माइल देते हुए कहते हैं, वो बात ये है, तुमने बिल्कुल सही कहा। इस जगह पे हम यहाँ पर तुम्हें मार डालेंगे और फिर आगे भाग जाएंगे। उनकी बात सुनकर अपना हीरो भी हंसते हुए कहता है, हाँ इस बात को मैं जानता हूँ, तुम दोनों वूनैंग के साथ में लीग में काम करते हो, मैंने सही कहा ना। हुआंग होंग उसकी बात सुनकर एक्साइटेड होते हुए कहता है, अरे वाह, तुम तो बहुत स्मार्ट हो और साथ ही डरे हुए हो। दूसरे साइड में हुआंग ली ने अपनी स्वॉर्ड को निकाल ली थी और अपने हीरो की तरफ अटैक करने के लिए आगे बढ़ते हुए कहता है, चलो फिर ठीक है, अब इन सब चीजों के लिए बहुत देर हो चुकी है। दूसरे साइड में अपना हीरो अपने हाथों में एनर्जी को गैदर करते हुए कहता है, क्या डरा हुआ, वो भी मैं, तो बस अभी लेवल 6 पर हो, फिर भी तुमको ऐसा लगता है कि तुम मुझे मार सकते हो। हुआंग ली उसकी बात सुनकर वहाँ पे गुस्से में अटैक करते हुए कहता है, वो भी मुझसे ऐसा इंसान कह रहा है इस बात को जो मुझसे 3 लेवल नीचे है, मैं तुम्हारे छोटे छोटे टुकड़े कर डालूंगा। जब वो अपनी तलवार से अटैक कर रहा था, दूसरे साइड में अपना हीरो भी अपनी फिस्ट में एनर्जी गैदर करके अटैक करते हुए कहता है, ड्रैगन फिस्ट। और जैसे उसने दोस्तों अपना अटैक आगे किया था, हुआंग ली की तलवार के भी वहाँ पे छोटे छोटे टुकड़े हो गए थे, जैसे अभी तक की हर तलवार के हुए हैं। और साथ ही वो अटैक आगे बढ़ते हुए सीधे हुआंग ली के चेहरे के ऊपर धड़ाम से जाके लड़ता है और उसकी बत्तीसी वहाँ पे पूरी हिल गई थी और साथ ही वो उड़ता हुआ धड़ाम से पीछे की तरफ जा रहा था। अपने हीरो का अटैक इतना ज्यादा पावरफुल था, हुआंग ली घसीटता हुआ बहुत ज्यादा मीटर पीछे की तरफ जाके गिरता है। इस बार अपने हीरो ने अपनी ड्रैगन फिस्ट में रोर फायर को भी ऐड कर लिया था, जिस कारण से कि उसका अटैक ज्यादा पावरफुल बन गया। और वहाँ पे उसको मारने के बाद अपना हीरो कहता है, मैं आशा करता हूँ हुआंग ली की आत्मा को शांति मिले।
हुआंग होंग जब ऐसा होते हुए देखता है तो वो बुरी तरह घबरा गया था और चिल्ला के कहता है, हुआंग ली, क्या तुम ठीक हो? लेकिन दोस्तों हुआंग ली तो वहाँ पे टेढ़ा हो चुका था, मतलब उसका काम खत्म, मर गया वो। हेलो गाइस, आपको मेरा वीडियो एक्सप्लेनेशन पसंद आ रहा है तो प्लीज मेरा सपोर्ट करें, एक लाइक सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। अपने हीरो के ऐसे भयानक अटैक को देखने के बाद हुआंग होंग के बहुत बुरे हाल हो गए थे और घबराते हुए मन में कहता है, अरे आखिर ये कैसे हो गया? हुआंग ली तो लेवल 6 पर है और वो बेकार कचड़े का टुकड़ा लेवल 3 पे। जब हुआंग होंग इस चीज के बारे में सोच रहा था तभी इस चीज का फायदा उठाते हुए अपना हीरो वहाँ पे 9 तो 11 हो गया था, तुरंत भागना स्टार्ट करते हुए अपने मन में कहता है, हुआंग ली को मारना मेरे लिए आसान था, लेकिन मैंने सुना है हुआंग होंग एक ट्रू क्यूआई प्रैक्टिशनर है, मेरे लिए बेहतर होगा कि मैं अभी यहाँ से तुरंत निकल लूँ। अपने साथी के ऐसे हाल को देखकर हुआंग होंग बहुत जरा गुस्से में चिल्ला के कहता है, तुम एक कुतिया के पिल्ले हो, हरामखोर कुत्ते इंसान, ऐसा करने के कारण मैं तुम्हारी आज धज्जियां उड़ा दूंगा। हुआंग होंग को अपनी तरफ आते हुए देखकर लू हाओ बहुत जरा घबरा गया था और तभी दूसरे साइड में हुआंग होंग को दिखाते हैं जो कि बहुत स्पीड में उसकी तरफ आगे बढ़ते हुए कहता है, तू वहीं पे रुक जा। जिसको आते हुए देखकर अपना हीरो मन में कहता है, अरे नहीं धत तेरे की, वो कमीना हरामखोर सच में बहुत तेज है। और तभी वहाँ पर अपने हाथों में फिर से एनर्जी को गैदर करते हुए कहता है, मैं पासा पलटने जा रहा हूँ और मुझे यहाँ पर एक चांस लेना होगा। अपने हीरो को अचानक से ऐसा करते हुए देखकर हुआंग होंग शॉक्ड हो जाता है, क्योंकि दोस्तों उसने एक अजीबो गरीब चाल चलता है। वो अपना ही अटैक अपनी छाती पे खूब जोर से मारता है, जिसके कारण उसके मुंह से खून निकलता है। और ऐसा करते हुए देखकर हुआंग होंग उसकी तरफ आगे बढ़ के बहुत जरा हंसते हुए कहता है, क्या तुम डर के कारण खुद को ही मारने की कोशिश कर रहे हो? ऐसे ही हुआंग होंग उसके पास पहुंचता है, तुरंत वो अपने रास्ते को चेंज करते हुए दूसरी तरफ से आगे बढ़ जाता है। अपने अटैक से इस तरह भाग के जाते हुए देखकर हुआंग होंग हंसते हुए कहता है, अबे तू क्या बकलौल पागल हो चुका है, क्योंकि तू सीधे यहाँ के रेड जोन में जा रहा है। मुझे तो लगता है तू बेवकूफ है, वहाँ पर कोई बहुत ज्यादा पावरफुल बीस्ट रेंग रहा होगा, तुम यहाँ से जीते जी बाहर नहीं निकल पाओगे। और दूसरे साइड में अपना हीरो आगे की तरफ भागते हुए जा रहा था और पीछे हुआंग होंग की तरफ देख के कहता है, अगर ऐसी बात है तो मैं अपना मौका लेना पसंद करूंगा, क्या तुम अभी भी यहाँ पर मेरी पूंछ बनकर पीछा करोगे? लेकिन जैसे उसने इस बारे में बोल के आगे की तरफ बढ़ रहा था तभी एक बहुत भयानक और जायंट स्नेक अपने हीरो की तरफ अपना मुंह खोल के आगे बढ़ते हुए कहता है। अपने सामने इतने भयानक बड़े स्नेक को देखकर लू हाओ तो वहाँ पर बहुत जरा घबरा गया था, क्योंकि उसने उम्मीद नहीं की थी कि अचानक से ऐसा कुछ हो सकता है। और अगले ही पल उस बहुत बड़े जायंट स्नेक ने लू हाओ को अपने मुंह में गड़क लिया था, खा जाता है और लू हाओ लुढ़कता हुआ सीधे उस स्नेक के पेट के अंदर चला गया था। इस चीज को होते हुए देखकर हुआंग होंग एक पेड़ के पीछे छुप के बहुत जरा खुश होके कहता है, आखिरकार वो मारा गया। आखिर इस तरह का मौका लेना ये किस तरह का लौंडा था यार, उसे मरना ही था तो मेरी तलवार से मर जाता, क्योंकि ये 4 टियर का ग्रे नाइट पाइथन है जो किसी भी ट्रू क्यूआई प्रैक्टिशनर से भी बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। लेकिन उस बेवकूफ ने मुझे अपने हाथ गंदे करने की परेशानी से बचा लिया। और इस बात को कहते हुए वो तुरंत वहाँ से निकल जाता है। लेकिन दूसरे साइड हमें ग्रे नाइट पाइथन को दिखाते हैं जो कि उस जंगल में रेंगता हुआ आगे की तरफ बढ़ता जा रहा था। फिर हमें अपने हीरो को दिखाते हैं जो कि ग्रे नाइट पाइथन के पेट के अंदर बहुत जरा स्ट्रगल करते हुए मन में कहता है, क्या मैं मर गया हूँ? लेकिन नहीं, मुझे तो लग रहा है मैं जिंदा हूँ अभी। और इसी के साथ वो अपने पास्ट में चला जाता है जब वो यहाँ आने से पहले स्टडी कर रहा था और वो अपने मन में कहता है, हुआंग होंग ने कहा था कोई रेंगने वाला प्राणी कुछ समय में ही मुझे यहाँ पर निपटा देगा। और मैंने बुक में पढ़ा था ग्रे नाइट पाइथन खून की महक सुनकर आकर्षित होता है, जिस कारण से कि मैंने अपना अटैक अपने ही ऊपर किया और ब्लड निकल गया मुंह से और ये स्नेक भी अट्रैक्ट हो गया मेरे ब्लड से। और अगर ग्रे नाइट पाइथन द्वारा हमला किया जाए तो कोई भी उसके पेट में घुसकर बच सकता है, इसलिए मैंने सांप को अट्रैक्ट करने की कोशिश में अपना खून बहाया ताकि मैं यहाँ पर जिंदा रहने की कोशिश को बढ़ा सकूं। हुआंग होंग को ऐसा लगा होगा कि मैं यहाँ पर मर चुका हूँ और शायद अब वो यहाँ से चला गया होगा। मैं उसे गुमराह करने में कामयाब रहा। और दूसरे साइड में वो ग्रेनाइट पाइथन के पेट में अपने आप को थोड़ा एडजस्ट करने की कोशिश करते हुए कहता है, ग्रेनाइट पाइथन आमतौर पर 1 घंटे के भीतर अपने खाने को हजम कर लेता है, लेकिन कवच जैसी त्वचा होने के बावजूद इसके अंदर का हिस्सा बहुत नरम और मुलायम है।
और इस चीज को करते हुए वो वहाँ पे थोड़ी जगह बनाता है ताकि उसका हाथ उसकी तलवार पे पहुंच सके, और वो उस तलवार को निकालते हुए कहता है, अब इससे पहले कि उसका एसिड मुझे पूरी तरह से गला दे, मुझे यहाँ से खुद को बाहर निकालने की जरूरत है। मैं यहाँ पर जिंदा रह के दिखाऊंगा। और इस बात को कहते हुए वो ग्रेनाइट पाइथन की स्किन के अंदर अपनी स्वॉर्ड को घुसेड़ देता है, और ऐसा होते ही ग्रेनाइट पाइथन की आंखें वहाँ पे फटी की फटी रह जाती हैं, और वो बहुत ज्यादा जोर से रोर करता है, और साथ ही दोस्तों उस जंगल में बुरी तरह से छटपटाने लगता है। कभी इधर पलटी खाता है, कभी उधर पलटी खाता है, ताकि वो वहाँ पे मरने से बच सके। और उसके ऐसा करने के कारण जिस जगह पे वो था वो जगह पूरी तरह से तबाह हो जाती है। फिर हमें कुछ समय बाद दिखाते हैं अपने हीरो के अंदर की तरफ से तलवार चलाने के कारण ग्रेनाइट पाइथन वहाँ पे बेबस हो चुका था, कुछ भी नहीं कर पा रहा था, और थोड़ी देर बाद वो वहाँ पे तड़पता हुआ मर जाता है। जहाँ पर लुओ हाओ उस ग्रेनाइट पाइथन के पेट को फाड़ता हुआ सीधे अपनी तलवार को बाहर निकालता है, और उसकी बॉडी को बीच से अपनी तलवार को काटने लगा था। और थोड़ी ही देर बाद वो अपनी कोशिश में कामयाब होते हुए उस ग्रेनाइट पाइथन की बॉडी को 2 टुकड़ों में काट के अपने आप को बचा लेता है, बाहर निकाल लेता है। हेलो गाइस, अगर आपको मेरा वीडियो एक्सप्लेनेशन पसंद आ रहा है तो प्लीज मेरा सपोर्ट करिए, एक लाइक सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना।